हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक जो क्या है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल। अब इससे पहले क्या किया हमने उसमें मैंने पूरा डिफरेंस समझाया डिटेल में कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब डेफिनेट का मतलब है कि कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा नहीं अभी इस पर टाइम लगाएंगे, सीधा करते हैं अभी स्टार्ट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन दी है, पहले डेफिनेशन करते हैं। क्या दी है, क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है डेफिनेट इंटेग्रल है एज अ यूनिक वैल्यू। डेफिनेट इंटेग्रल की क्या है, यूनिक वैल्यू है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक ही वैल्यू होती है हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू कोई आएगी जो भी कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होती, तो वो यूनिक होगी। यूनिक वैल्यू होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास कह रहे हैं कि ये डिनोट ऐसे करते हैं हम इसको, इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब पीछे क्या था हमारे पास इंडेफिनेट में, उसमें इंटेग्रल तो था, ये साइन तो था इंटेग्रल, आगे एफ एक्स भी था और आगे उसके बाद डी एक्स भी था, ठीक है ना। अब इसमें चेंज क्या आया, जहाँ ए टू बी आ गया। अब देखो कोई भी वैल्यू हमारे पास मान लो, जहाँ से आंसर निकालने के बाद, इस पूरे को सोल्व करने के बाद आंसर आया एक्स, ठीक है। एक्स मैंने कहा, अब एक्स क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब यही मान लो जहाँ पे दिया है 1 2 3, इंटेग्रल दिया है 1 2 3। अब हमारे पास क्या होगा, जो भी सोल्व करके इंडेफिनेट का आंसर आएगा ना, वही हम इसको फिर इस तरह से ब्रैकेट डाल देते हैं और इसको राइट साइड ले जाते हैं। 3 और 1 जहाँ लिख दिया, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे कर देते हैं माइनस, मीन्स की अपर में से माइनस कर देते हैं लोअर। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे आंसर आ जाएगा। और 2 आपको पता है क्या है हमारे पास, 2 है डेफिनेट वैल्यू। तो जो भी डेफिनेट वैल्यू है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। अब इसमें उसने वही बताया हुआ कि ए लोअर लिमिट है हमारे पास और बी क्या है, अपर लिमिट है। अब इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल है, थ्योरम है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आई थिंक एग्जाम में आपके उन्होंने सिलेबस में हेडिंग डाली हुई है इसकी अलग से। तो क्या कह रहा है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए। मीन्स कि हमने क्या करना है, जो भी इंटेग्रल सोल्व होगी उसकी फिर हमने अपर लिमिट वाला पहला आंसर निकाला, फिर उसमें से माइनस कर दिया हमने लोअर लिमिट वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आंसर आएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वेर, जो हमारे पास दिया हुआ है कि जो इंटेग्रल डी एक्स इक्वल टू इसकी आएगा, तो ये हमने इंडेफिनेट में भी किया। मैं इसकी इंडेफिनेट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद हमने क्या कर देनी होती है, इंटेग्रल की वैल्यू पुट कर देनी होती है, तो वो डेफिनेट बन जाता है, ठीक है। तो जो है हमारे पास इनडेफिनेट होता है, वो क्या होता है, पार्ट होता है हमारे पास, सॉरी डेफिनेट क्या होता है हमारे पास, इनडेफिनेट से ही बनता है, ठीक है ना। इनडेफिनेट के बाद ही डेफिनेट बनती है हमारे पास वैल्यू। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास, अब नेक्स्ट, अब हमारे पास दिए स्टेप टू कैलकुलेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मीन्स कि किस तरह से हमारे पास जो भी निकलेगी हमारे पास इंटेग्रल। तो कह रहा है फाइंड इंडेफिनेट इंटेग्रल, जैसे मैंने कहा कि इंडेफिनेट इंटेग्रल निकालेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा वो राइट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड लेने के बाद उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, इंडेफिनेट इंटेग्रल होगी। वही सारा बताया गया है हमारे पास जहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, तो आप दोबारा देख लेना वहाँ से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इवैल्यूएशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इवैल्यूएशन की भी हेडिंग दी हुई है सीधा सीधा। तो इवैल्यूएशन क्या है, इसके स्टेप हैं 3 हमारे पास, कह रहा है सबसे पहले सब्सटीट्यूट करना y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स हो रहा है तो ये फर्स्ट वाली चलेगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये वाला चलेगा, ठीक है ना। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ नहीं है हमारे पास, जनरल सी चीज़ है। इसके बाद क्या कह रहा है, चेंज द लिमिट ऑन इंटीग्रेशन अकॉर्डिंगली। मीन्स कि हमने क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है अकॉर्डिंगली। हमारे पास क्या दिया है, जैसे हमने किया पहले लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर में से माइनस करेंगे लोअर को, तो उस तरह से हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लिमिट हमारे पास उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इसके बाद क्या कह रहा है, इंटीग्रेट न्यू इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। अब ये सारा के सारे क्या है, थ्योरी का पार्ट है। इसको जो शॉर्टकट से चलना है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनेगी, डेफिनेट इसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास इनडेफिनेट और डेफिनेट की जो 2 वीडियो बनानी है हमने, उसमें मैं एक ही वीडियो में दोनों के दोनों पार्ट कवर कर देंगे उसके शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास किसके लिए, थ्योरी के लिए, क्योंकि थ्योरी के रिलेटेड अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी जो MCQ आने हो, तो MCQ के लिए मैं शॉर्टकट ही प्रेफर करूँगा, लेकिन फिर भी बेसिक आएगा तभी ये शॉर्टकट कर पाओगे, ठीक है।
अब आगे क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप कह दूँ ना मैं कि इसमें से क्वेश्चन जितने भी आने हैं ना हमारे पास, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास हर बार एग्जाम में एक या दो, मीन्स कि मिनिमम एक तो आएगा आएगा, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, ये आपके एक दो मार्क्स पक्के बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कह रहे हैं a2b(f(x)dx दिया है, और ये इसमें ये है प्रॉपर्टी का कि वो सिंपल सीधी प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पूछेगा किसके, चार ऑप्शन होंगे, तो राइट हैंड साइड आपको पता होनी चाहिए, या राइट से लेफ्ट कुछ भी पूछ सकता है वैसे तो, मीन्स कि इस तरह से प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वैसे। बाकी आपको इसका MCQ रिलेटेड भी आ सकता है, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगती है। तो अगर प्रॉपर्टी आती होगी तो MCQ में लगाना वो सिंपल बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो a2b(f(x)dx दिया है, तो कह रहे हैं कि इसमें अगर वेरिएबल चेंज कर दे, टी कर दिया a2b(f(x) तो सेम ही आएगा। तो हमने राइट साइड वाला जो होगा पार्ट वो क्या होगा, जल्दी सोल्व होगा, तो हम राइट साइड वाला सोल्व करेंगे ना। हमें दिया लेफ्ट होगा तो हमें राइट का पता होगा कि जो इक्वल टू इसके होता है तभी कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें जो जल्दी करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा होता है कि जल्दी क्वेश्चन होते हैं बस। आगे क्या है, a2b(f(x)dx दिया है, तो कह रहे हैं कि अगर हमने लिमिट चेंज कर दी, a2b था तो हमने क्या कर दिया b2a कर दिया हमारे पास, तो क्या होगा माइनस का f(x)dx। तो अगर आपको क्वेश्चन में माइनस में दिया होगा तो आप लिमिट चेंज करके सीधा माइनस तो वैसे हटा सकते हो, तो इसलिए यूज़ हो सकता है इसका। उसके बाद कह रहे हैं a2b(f(x)dx को क्या कर सकते हैं, a2c और c2b, मीन्स कि हमारे पास अगर 1 2 3 दिया है तो हम 1 2 2 पहले कर सकते हो, फिर 2 2 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से उन दोनों को ऐड कर देंगे बाद में, तो सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारे पास क्वेश्चन सिंपल से निकल सकते हैं। अब इसमें चीज़ क्या कह रहा है, दिस इज कंटिन्यूज इन सब इंटरवल पर डिसकंटिन्यू इन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या, मान लो मैंने क्या कहा 3, तो मान लो 1 2 3 अगर मैं बोल रहा हूँ, तो कह रहा है कि 1 2 3 में तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम करें कि पहले 1 2 2 लेकर चलें, फिर 2 2 3 लेकर चलें, तो इसमें कह रहे हैं कि जहाँ भी कंटिन्यूज होगा, जहाँ भी मीन्स कि सब इंटरवल में तो वो कंटिन्यूज होगा, लेकिन जो हमारे पास बड़ा इंटरवल बनेगा 1 2 3 उसमें वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो वही है a2b मान के चलें, तो इसमें अगर c डाल दिया तो वो कंटिन्यूस बन रहे, अदरवाइज नहीं बन रहे। तो इसको पढ़ लेना एक बार दोबारा से, पता चल जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया भी हुआ, तो इसको स्टार मार्क करो। क्या कह रहा है, -a(f(x)dx। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस लिख रहा है कि जे और इक्वल टू जे, मीन्स कि एग्जाम में जे भी आ सकता है और जे भी आ सकता है। तो दोनों में से अगर कुछ भी आ गया तो आपने तो याद रखनी है दोनों चीज़ें। वो आंसर किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो वो देखते हैं हम क्या है। कह रहे हैं कि 2 टाइम ऑफ 0 to a(f(x)dx) होगा। अगर हमारे पास f(x) क्या है, इवन है, अगर ओड है तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो सिंपल इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब f(x) हमारे पास कुछ भी हो, हम जैसे हमने हाईलाइट पर देखा तो 5 टाइप के मोस्टली आते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं फंक्शन से, तो उन 5 टाइप में से कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमने देखना है -a to a, मीन्स कि जहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, -1 to 1, -5 to 5, इस तरह से सिंपल सेम होनी चाहिए। जहाँ f(x) कुछ भी हो सकता है, dx होगा। अब वो हमने देखना है कि इवन है कोड, तो इवन ओड फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसकी मैंने जो फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन करवाए हैं ग्राफिकल वे से, उसमें मैंने बताया हो, जैसे आपको पता है साइन ओड फंक्शन होता है और हमारे पास कोज क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन होते हैं। और पोलिनोमियल में तो सिंपल ही है, स्क्वायर है तो वो इवन फंक्शन है, अगर हमारे पास क्यूब है तो वो क्या है, ओड फंक्शन है, ठीक है। जहाँ हमारे पास इस तरह से जो फंक्शन चलते हैं वो आपको पता ही है, नॉर्मल सी चीज़ है कि क्या इवन ओड क्या होता है, ठीक है ना। तो वो हमें पता होता है, बस आपने देखना है कि ये प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। अगर लग रही है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद है a2b(f(x)dx अगर दिया है हमारे पास, तो कह रहा है a2b a+b-x कर सकते हैं, मीन्स कि x तो हमारे पास बीच में दिया था ना, इसकी जो लिमिट है दोनों को ऐड कर सकते हैं, a पर b, मीन्स कि मान लो 1 2 3 दिया है f(x) की जगह कुछ भी दिया है, चलो तो क्या कर लेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3+1 4, तो 4 - x कर लेंगे हम, और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगेगी और किससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो जिससे फ़ायदा होगा आप उस हिसाब से प्रॉपर्टी लगाओगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसको स्टार मार्क करवा रहा हूँ मैं, जैसे कि एक जे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारे पास जे भी चलो ठीक है किसी हद तक, और उसके बाद हमारे पास स्पेशल केस कह रहा है, इसी प्रॉपर्टी को अगर हम क्या कर दें, मॉडिफाई किया हो, तो ये बन रहा है 0 to a(f(x)dx। अब a to b था तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a 0 है, और b की वैल्यू a मान लो इस तरह से। तो क्या किया, 0 + a ही रहा, तो a-x dx, ठीक है, उसी को किया हुआ। उसके बाद जे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, 6 प्रॉपर्टी जे हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि लिमिट हमारे पास क्या दिया है, अगर हमारे पास क्या दिया है 0 to 2a f(x) दिया है, तो कह रहे हैं कि 0 to a। अब जे इक्वल टू इसके आ सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर हमारे पास नीचे वाला है, ठीक है। तो क्या कह रहा है।
ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जब हमारे पास दिया है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे x बन रहा है और 2a माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स। अब इसको अगर ये चीज़ जाननी है तो ये आपको तो सिंपल यही इवन ओड का मतलब ही है। इसका मतलब अगर देखो पॉजिटिव में आ रहा है तो वो क्या है, इवन फंक्शन है। अगर वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है तो वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। तो वही कह रहे हैं अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो ये आंसर आएगा, अगर ओड फंक्शन है तो 0 आएगा। तो सेम ऊपर वाला ही बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो तो आपने पक्का याद रखनी है, बाकी अगर चाहे ना रखो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन वाले, तो इसका यूज़ सिर्फ हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारे पास पढ़ लो आप। वैसे क्या है, 0 to n t दिया है तो n नीचे आ सकता है, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स सेम रहेगा। अब a to a प्लस एन टी लिमिट दी है तो n आ जाएगा नीचे, उसके साथ क्या आ गया हमारे पास 0 to 2 t एफ एक्स डी एक्स। अब n बिलोंग्स टू कर रहा है इंटीजर को और a बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर को। इसी तरह से एम टी टू एन टी कर रहा है तो n माइनस एम। ये हमारे पास शॉर्टकट आपने याद रखने हैं सारे के सारे, और ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रख लो। ठीक है, इसको आप याद रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाकी नोट्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास लिबनिट्ज़ थ्योरम है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, तो इसकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी याद ही रखनी पड़ेगी, तो वो आपने ही रखनी है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वैसे क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया है जी टू एच, हमारे पास लिमिट दी है एफ टी डी टी। देन हमारे पास क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फंक्शन एफ एक्स की। एफ ऑफ क्या कह रहा है, एच एक्स एच डैश एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स और जी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जहाँ पे जी एच दिया तो इसलिए अगर इसकी जगह हम पी क्यू लिख दें, ए बी लिख देना, तो उस हिसाब से जहाँ पे आप ए बी पुट करके देख लेना। वैसे ही अगर आपको आसान लगता है तो वैसे कर लेने, ज़्यादा आपको वैसे ही देगा, क्योंकि एग्जाम में फंक्शन आएगा तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ पे फंक्शन होगा इसलिए मैंने एफ जी एच लिखा, जी एच। ठीक है, अदरवाइज आप ए बी करके पुट करके देखना नोट्स में, आपको पता चलेगा कि ये सिंपल सी चीज़ बन जाती है, आसानी से याद रहेगी आपको। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो ऐसे भी याद है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ अगर याद नहीं होती तो इस तरह से आप याद इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें जी एच की जगह ए बी डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो लिबनिट्ज़ थ्योरम लेकिन फंक्शन के ऐसी ही होती है, तो आप इसने याद ऐसे रखना है, बाकी इसको आप देख सकते हो जैसे भी आपने याद रखना है। इसके बाद रिजल्ट कह रहा है 0 to 2 पाई आई एन साइन देता है, सॉरी हाँ साइन थीटा नहीं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके होगा, 0 to 2 पाई आई एन कोस डी एक्स। कह रहे हैं कि ये वैल्यू और थर्ड वैल्यू ये तो तीनों इक्वल टू किसके हो गए, माइनस पाई बाई टू अयोटा एन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ तो इसको याद रखना है। इसका यूज़ होता है, आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कहीं, तो उस पर जहाँ पे वहाँ पे यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ रिजल्ट की तरह। तो ठीक है, इसका यूज़ होना तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद आप रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन ऑफ इंटेग्रल। अब एस्टिमेशन ऑफ इंटेग्रल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको चाहे मत भी याद रखो, बाकी एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि अगर लिखा है टॉपिक में तो आपको रीड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है कि एफ एक्स अगर दिया है ग्रेटर देन जीरो में, इसकी जीरो से बड़ी कोई भी मीन्स की इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होगा ऑन इंटरवल ए बी पे, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी कह रहे हैं कि जीरो से बड़ा होगा। कह रहे हैं कि अगर फंक्शन जीरो से बड़ा है ना, तो उसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, तो वो भी क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। ठीक है ना, तो देखो कितनी सिंपल सी बात है। कह रहे हैं यूज़ ऑफ नॉन फंक्शन। तो नॉन फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास, इफ़ एफ एक्स लेस देन जी एक्स ऑन द इंटरवल हमारे पास दिया है ए टू बी, अगर ये हमारे पास इंटरवल क्लोज पे दिए हैं, देन ए टू बी एफ एक्स मीन्स की वही बात है, फंक्शन अगर लेस है कोई तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी लेस रहेगी। ठीक है, वह कब होगी, अगर दोनों में हमारे पास लिमिट सेम है, ये भी ध्यान रखना है। लिमिट अगर दोनों में सेम है, अगर लिमिट दोनों में फ़र्क आ जाएगा तो उस वजह से फिर नहीं हो सकता, फिर आगे पीछे भी हो सकता है जहाँ 1 to 3 और जहाँ हो सकता है 1 to 50। तो अगर 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 है, 1 में से 3 में से 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, तो वो फ़र्क आएगा। अगर लिमिट सेम चल रही है तो फिर फंक्शन अगर लेस है कोई तो उसके इंटीग्रेशन भी लेस होगी, अगर वो बड़ा है तो उसकी इंटीग्रेशन भी बड़ी, अगर जीरो से बड़ा है तो उसकी इंटीग्रेशन भी जीरो से बड़ी। ठीक है, तो इस तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल मेथड है हमारे पास। तो ये भी सेम बात है, इसमें जो फार्मूला याद रखना है, बाकी आप कुछ कर मत रखो जाए याद। रेक्टेंगल मेथड करके आ सकते हैं कि ये दिया वो कहे कि कौन सा मेथड है, तो जिसको रेक्टेंगल मेथड कहते हैं, या कह लो कि रेक्टेंगल मेथड से जो यूज़ होता है। ठीक है, थ्योरम के जैसे नाम जैसे मान लो इसको। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम।
अब जे हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। मैंने बताया था जो इनडेफिनेट किया उसमें से 3 क्वेश्चन थे, अभी तक मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, थर्ड ये है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास समझ में आ गया आपको कि कहाँ तक आए हैं। और आई थिंक 10 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, अगर इससे बात करें इसी तरह से। तो बाकी आगे पीछे भी हो गए, एक आधा नहीं आएगा तो प्रीवियस ईयर का जब हो गया ना तो तब भी मैं आपको समझा दूंगा। अब ये क्या है, इसमें क्या किया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो कह रहा है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समेशन आर वेरी फॉर 0 to 1 बी माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए आर अपॉन एन, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, इसको चाहे मत याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत होना। बाकी अगर सिंपल सीधा पूछ लेगा तो हो सकता है, अदरवाइज एग्जाम में इसकी एमसीक्यू में इसका यूज़ नहीं होगा। सिंपल ये स्टेटमेंट पूछ ले तो फिर याद रख सकते हो, अदरवाइज नहीं इसकी जरूरत है। अब कह रहे हैं कन्वर्ट करना है हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन इनटू इंटरवल, ठीक है ना। हाँ वही करना है ना हमने, इंटरवल में कह रहे हैं कि इसको यूज़ करना है हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को। तो इसमें हमने चेंजेस करने होते हैं, क्या कह रहा है, 1/n को चेंज कर देना है dx में, r/n को चेंज कर देना होता है हमने x में, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समेशन कर देना इंटेग्रल में, अपर लिमिट को क्या कर देना है, अपर लिमिट के लिए लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन कर देना, इसकी जो भी आर की वैल्यू होगी, और लोअर लिमिट के लिए हमारे पास सेम कर देना है, अब आर माइनस आर अपॉन एन कर देना है। अब ये क्वेश्चन जब करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अभी तक ये चीज़ याद रख लो आपकी क्या क्या पुट करनी है, बाकी वहाँ पर क्योंकि मैं सीधा आपको MCQ करवाऊँगा सोल्व, तो तब आपको फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये चीज़ याद रख लो अभी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फार्मूला जा, ठीक है ना। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं याद रखने वाले मैं आपको बता देता हूँ, सारे ना भी रखो तो कोई चक्कर नहीं है। अब इसमें से क्या है, 0 to पाई, अब इसमें ध्यान देना है जो चीज़ें फिक्स है ना, 0 to 2 पाई दिया है तो 0 to 2 पाई के लिए, वो 0 के पाई के लिए नहीं होगा और किसी के लिए नहीं होगा, वो चीज़ें फिक्स के लिए होगी। तो 0 to 2 पाई के लिए वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 to पाई/2 आना है, ठीक है। 0 to पाई/2 लिखा हुआ है, साइन की पावर n dx, देन आई एन कह रहा है हमारे पास कि ये दिया हुआ है। अब इसमें से ये चीज़ याद रखनी है आपने, एक आई नोट की वैल्यू याद रखनी है और एक I1 की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद कह रहे हैं कि IN क्या आएगा, पाई/2 आएगा जब हमारे पास क्या होगा, n होगा इवन, और जब n ओड होगा तो तब हमारे पास क्या आएगा, तो 1 आएगा तब हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलना आपने, इसको मैं बता दूँ आपको, ठीक है। इसके बाद ये आप याद रख लो, ठीक है। फार्मूले जो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कई जगह हो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, जो हमारे पास हो सकता है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एक हिसाब से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप कह लो कि अगर कि क्वेश्चन आपको सीधा आंसर ही पहले पता हो, तो वो चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चन है आप सीधे आंसर ही इसका याद रखो, इसका यूज़ होगा तो आपका टाइम बचेगा वहाँ पे जाके फिर, ठीक है। तो ये इसका याद रख लो कि ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है ना। उसके बाद इसको छोड़ दो, इसको शॉर्टकट मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, फिर तो फिर 2 बार हो जाएगा, वहाँ पे करेंगे हम। इसके बाद हमारे पास क्या है, वैलिड फार्मूला है, तो वैलिड फार्मूला आप देख लो, वही चीज़ है ऊपर जो दी थी ना, वहाँ पे हमारे पास पाई/2 के नहीं दिया था। अब जहाँ पे के दिया तो के एज अ कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ है। बाकी इसको आपने याद रखना है कि ये चीज़ हमारे पास होती है एक वैलिड फार्मूला में, ठीक है। अब इसके बाद है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, तो जहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो डबल ट्रिपल इंटीग्रल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये सारी की सारी थ्योरी आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी नहीं आएगा जहाँ से क्वेश्चन, इतनी बड़ी थ्योरी का। बाकी डबल ट्रिपल इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या आ सकता है, और एक करवा के बता देता हूँ मैं। देखो इस तरह से दिया, अभी डबल के लिए बोल है, वैसे ट्रिपल का नहीं आया हुआ एग्जाम में, आ भी सकता है, आई थिंक आया भी हुआ है, तो कोई चक्कर नहीं, ट्रिपल आ जाए या 4 आ जाए, वैसे डबल ट्रिपल तक ही आता है। तो क्या दिया हमारे पास, जहाँ पे पहले डबल इंटीग्रल के लिए बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, अगर मल्टीप्लाई में हो, वैसे ये क्या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ए टू बी और सी टू दिए हैं फंक्शन, पहले हम अंदर वाले का करते हैं, अंदर वाली इंटीग्रल सी टू डी है तो इसको सोल्व किया, जो आंसर आएगा फिर बाहर वाली इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके जैसे भी है, इसको पढ़ लेना, मैं इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। बाकी इसको अगर सीधा सीधा 1 मार्क में आ जाए तो हो सकता है आ जाए, वैसे यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए कि जहाँ से जो बेसिक चीज़ है। बाकी फार्मूला या क्वेश्चन कैसे आएगा तो मैं बताता हूँ। मान लो अगर ट्रिपल इंटीग्रल भी आ गया, ठीक है, 1 to 2 आ गया, जहाँ 2 to 3 कर दो, 3 to 4 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। एग्जाम में सिंपल वैल्यू ही आती है ताकि आपको सिंपल लगे। अब जहाँ पे एक्स की स्क्वायर दे दिया, चलो मान लो एक्स ही दे दिया,
अब इसकी करेंगे तो इंटीग्रेशन तो क्या आएगा x² 2 और जे हमारे पास x वाला सोल्व हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास जो भी आएगा। इसकी पहले 4 वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 वाली वैल्यू पुट करके कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसको फिर हम इसमें पुट करेंगे 2 to 3 वाली में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें 1 to 3 वाली में करेंगे, और लास्ट में आंसर कोई कांस्टेंट की तरह आएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो वही चीज़ करनी होती है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो तब इसको डिटेल में करेंगे। वैसे आई होप समझ में आ ही गया होगा। देखो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है जैसे, तो एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद है चेंज इन अ वेरिएबल इन डबल इंटेग्रल, ठीक है ना। तो चेंज इन वेरिएबल मैंने आपको वहाँ भी बताया था, अगर पहले हमारे पास जहाँ डबल वेरिएबल आया था पिछली वीडियो में जो हमने किया था लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल किया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं आती। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या आता था, जैकोबियन आता था, मैंने आपको बताया था। तो वो क्या होती है, चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट। जब पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं ना तब हमारे पास चेंज आता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया भी हुआ, देखो अभी तक 7 क्वेश्चन, एक और हो गया हमारे पास 8। जैकोबियन, जैकोबियन को जे से लिखते हैं, मॉडुलस में होता है, इसका मतलब कि हमेशा पॉजिटिव में होता है। और ये होता क्या है, जनरल बात करें हमारे पास तो आर होता है जैकोबियन, ठीक है ना। अब आर बनता कैसे, तो आपको पता है जहाँ से आर बन जाएगा, और मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ कि आर कैसे बनता है, ठीक है। बाकी आर पे मत जाओ आप। आपको 2016 और 17 दो बार एग्जाम हुआ है, तो दोनों बार जैकोबियन की वैल्यू पूछी गई है। चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट, जब पोलर कोऑर्डिनेट में कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी इन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होती है जैकोबियन की, जो 2 वेरिएबल के लिए होती है, ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। 3 के लिए अलग होती है, 3 के लिए वैसे पूछते नहीं है, तो 2 के लिए हमारे पास ये होती है, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड हमारे पास कह सकते हो कि आप सीधी सी स्टेटमेंट्स हैं, इसको ध्यान में देखो। क्या कह रहा है हमारे पास, चेंज फ्रॉम कार्टेशियन पैराबोला। जब भी हमारे पास सर्कल या पैराबोला होगा तो तब क्या करेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। तो ये सीधा सीधा आ सकता है सर्कल और पैराबोला के लिए। बेस्ट हमारे पास कौन सा मेथड होता है, पोलर कोऑर्डिनेट के द्वारा हमारे पास होता है, ठीक है। तो इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन घुमा के कुछ भी, ठीक है। तो जो भी मुझे लगता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैं सारी आपको बताता हूँ मोस्टली। उसके बाद आर ग्रेटर दैन 0 में इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ऑलवेज थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 to 2 पाई के लिए है। फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, देन वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई फॉर ऑल कंप्लीट। कह रहे हैं कि 0 to 2 पाई कह रहे हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, मीन्स कि 4 क्वाड्रेंट है, इसके लिए 0 to 2 पाई है, तो हॉल के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। तो इतना ही होगा ना, जे भी पाई बाई 2, जे भी पाई बाई 2, जे पाई हो गया, नीचे भी पाई हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 2 पाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक सी चीज़ थी, इसमें कुछ था नहीं वैसे। अब इसमें देखो चेंज इन वेरिएबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल, ठीक है। अब ट्रिपल इंटेग्रल की बात करें तो क्या बोल रहा हूँ, ट्रिपल इंटेग्रल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है, तो चेंज इन ना पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट की बस आपने वैल्यू याद रखनी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की हमारे पास सिर्फ वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो थर्ड की भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा, तो वो वैल्यू ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू को देखनी है हमने, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या दिया हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी होती है, क्या कह रहा है, आर ई, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास हो गया आर। इसके बाद क्या कह रहा है, द पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ यूजफुल रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन राइट सर्कुलर सिलेंडर। कह रहे हैं कि जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो चीज़ दी है। अब 0 to 2 पाई है, तो जहाँ पे ये सारी कुछ पढ़ लेना आप, इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, लेकिन फिर भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, अब देखो क्या कह रहा है, चेंज इन अ पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, मास्टर कैडे के सिलेबस में नहीं है, तो मैंने कहा कि आईआईटी लेवल के मैंने बनाए हुए नोट्स, तो इसलिए मैंने कहा है। अदरवाइज हमारे पास देखो इसमें जान क्या रखना है, तो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वहाँ पोलर कोऑर्डिनेट था, पोलर कोऑर्डिनेट चाहे सेकंड ऑर्डर का चाहे थर्ड का, तो वो आर ही था। लेकिन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आ गया, देख लो स्फेरिकल आ रहा है साथ में, तो क्या था, आर की स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है इसमें से, बाकी सारा इसको भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। वैसे फिर भी आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, एक्स्ट्रा पढ़ने का अगर आपको दिल कर रहा हो तो, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, जे लाइन्स याद रखनी है, जे स्टेटमेंट याद रख लेना, ये दोनों स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ एरिया। तो इवैल्यूएशन ऑफ एरिया आपके सिलेबस में तो दिया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया हुआ, ठीक है। ना 16 में आया, ना 17 में आया, लेकिन वो काफ़ी बड़े बनने हैं, इसका लेंथ ही बनने, वो कभी शॉर्टकट बन नहीं सकता उसका। तो जिसका शॉर्टकट नहीं है तो उसका हम शॉर्टकट बना कैसे ले, जो चीज़ करनी पड़ेगी वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन का शॉर्टकट वो बना भी देते हैं तो फिर वो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है ना। तो हम वैसे तो कर नहीं सकते फिर, तो इस तरह से इसको छोड़ना ही बेहतर होगा। और वैसे तो आया ही नहीं हुआ जहाँ से, तो इसके लिए आप वैसे
माइंड फ्री रहो कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, अगर आएगा 1 मार्क का तो फिर उसके लिए आप उसको छोड़ना समझो कि आपने खुद से, जैसे कहते हैं कि तुक्का लगाने वाला काम करो फिर, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्क की तो याद नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन याद नहीं रखना उसको फिर ज़्यादा। वैसे आप देख लो स्टेटमेंट आ सकती है सीधी सीधी, जैसे मैंने कहा, तो ये स्टेटमेंट है, जैसे ये आ सकती है 1 मार्क में, उसके बाद ये चीज़ आ सकती है, तो ये चीज़ें याद रखनी है जरूर जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ है नहीं ज़्यादा करने वाला, तो इसके लिए आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्या है मैं बता देता हूँ। एरिया हमारे पास कह रहा है, हमारे पास किसका जो भी दिया है, कह रहा है आर डी आर डी थीटा, मीन्स कि वो तो दो हमारे पास जहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, साथ में कह रहा है आर आ रहा है, तो ये चीज़ हमने ध्यान में देनी है बस। उसके बाद अगर ये एरिया के लिए था तो तुम्हारे पास एरिया पता है 2D फिगर होता है, तो 2D फिगर के लिए था तो जहाँ इंटेग्रल 2 आया। अब वॉल्यूम हमारे पास 3D फिगर के लिए होता है तो इंटेग्रल 3 आएगा। अब जहाँ भी सेम चीज़ होगी फिर हमारे पास बाकी देख लो, जहाँ पे 1 dx dy था तो जहाँ पे 1 dx dy dz था, जब हमने इस तरह से करना है। इसके बाद वॉल्यूम के लिए क्या किया, आर की स्क्वायर साइन थीटा, देखो जहाँ पे आर था हमारे पास उसके लिए मैंने बोला था डबल के लिए, ट्रिपल के लिए क्या होगा आर की स्क्वायर साइन थीटा, बाकी डी आर डी थीटा और डी फाइव हमारे पास सेम इसी तरह से था, ठीक है। बाकी अगर आप देखो नीचे हमारे पास आर की क्यूब बन रहा हो, इसलिए बनना है क्योंकि जहाँ पे आर डी थीटा डी फाइव होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे मत जाओ आप सीधा यही चीज़ याद रखो। अगर टोटल देखना तो टोटल पे आप जा सकते हो बाद में कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं आया हुआ, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं वही कहूँगा कि वो क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का ना जो क्वेश्चन बनता है, तो उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर करवा दूंगा जो कि एग्ज़ाम में ही आया हुआ है सिर्फ, लेकिन वो लेंथी वे ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसका शॉर्टकट नहीं है तो उसका बन नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं वो लेंथी वाली होती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से एरिया वॉल्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर एक आधा क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ना आप बेटर समझो। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया जब क्वेश्चन करवाऊँगा ना तो आप आइडिया दे दूँगा कि अगर हमने मार्क ऐसे भी करना है तो किस तरह से करें, क्योंकि हमारे पास 2 बार क्वेश्चन आया हुआ सेंटर ग्रेविटी से आया हुआ हर बार, लेकिन उसमें से जो आया हुआ ना आपको देख के पता चलेगा कि उसका आंसर डिफरेंट है। तो वो मैं बताऊंगा क्या चीज़ डिफरेंट है, तो आपने कैसे करना है, मीन्स कि उसका शॉर्टकट बनाया मैंने खुद से बनाया है एक। तो 2 क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में आए हैं उस पर तो वो अप्लाई हो रहा है। अब मैं वो नहीं कह सकता कि हर जगह अप्लाई हो, क्योंकि हर जगह मैंने अपनी बुक्स में देखा था तो हर जगह अप्लाई वो नहीं हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आया हुआ ना उससे रिकॉर्डिंग हमारे पास वो दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो वो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। जहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जर्नल नहीं है शॉर्टकट, तो अगर वो सभी के लिए अप्लाई नहीं होता जहाँ बता दूंगा तो कल को बच्चे कहेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बाकी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकियों का मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो आ रहा है अगर एग्जाम में आ जाए हो सकता है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो फिर तब आप वो क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ देना, ठीक है। हो सकता है ना उसी टाइप का क्वेश्चन ले, क्योंकि 2 बार वही आया हुआ है। तो वो मैं क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा, अभी नहीं बताना क्योंकि वो जर्नल नहीं है, तो इसलिए फिर बाद में सारे बच्चे पॉइंट आउट करेंगे उसको। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी ये वैल्यूज़ आप याद रख सकते हो, रखनी है तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या माइनर से डिफरेंस है सभी में, वो चीज़ बस डिफरेंस याद रखना है आपने। नोट्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख लेना बाकी, ठीक है। अब क्या है हमारे पास आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसका, बस ये याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर की स्क्वायर होता है। अब एम हमारे पास चेंज होती है बार बार, एक्स के लिए वाई के लिए जेड के लिए अलग अलग होगा, आर की स्क्वायर साथ में सेम चलेगा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने दिया जैसे जहाँ पे देख लो आर के स्क्वायर के लिए दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स के लिए दिया है, अबाउट वाई एक्सिस के लिए दिया है। तो देखो आर की स्क्वायर एम की जगह क्या होगा वाई की स्क्वायर पी डी एक्स हो गया, और जहाँ क्या हो गया एक्स की स्क्वायर पी डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन्स आप याद रख लेना, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखो, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, वो आपका क्या होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है ना। बाकी ऑलमोस्ट आपका सिलेबस ख़त्म ही होने वाला है, 1-2 टॉपिक रह गए हैं। फिर आपके जो भी डाउट हो गए तो मैं मंथ आपका पूरा का पूरा क्या करूँगा, जितने भी डाउट्स के कोई बच्चा देगा अब उसमें क्या करूँगा मैं, हो सकता है कि मैं अब 2nd और 3rd बैच, अभी तो फर्स्ट बैच का ये ख़त्म हुआ है ना, तो फर्स्ट अगर 2nd और 3rd बैच को भी मैंने साथ में अगर सारी वीडियो कर दी प्रोवाइड तो उनके भी साथ में डाउट ले लूँगा मैं, ठीक है। तो मंथ है आपके पास, मंथ तक आपके पास जितने भी डाउट आप मुझे सेंड करना, जो भी मास्टर कैडर की रिकॉर्डिंग होगी मैं आपको वो सोल्व करके दूंगा, जो हायर लेवल के होंगे मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है फिर बच्चे क्या करते हैं, कई बार उन्होंने हायर लेवल के क्वेश्चन मुझे किए थे तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन वो चीज़ क्या हो जाएगी कि मेरे पास टाइम भी उतना होता है, तो फिर अगर उसमें पड़ जाओगे आपकी हर तरह के क्वेश्चन करने तो फ़ायदा नहीं है। आपने टेस्ट क्लियर करना है, ना कि आपने हर कोई क्वेश्चन ट्राई करना है कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। जो क्वेश्चन आते हैं हमने वही करना है, स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपने एक बस।
बाकी लास्ट टॉपिक रह गया, देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आर क्यूब, ठीक है ना। वैसे भी आपको आर क्यूब वाला जो हमारे पास है कार्टेशियन डक्ट स्क्वायर तक आया है, क्यूब तक कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो ये रीड आउट कर लेना। समझा देता हूँ मैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस के लिए क्या है, पी एक्स को छोड़ के वाई और जेड, अगर वाई के लिए करने हैं तो वाई को छोड़ के एक्स और जेड, जेड के लिए कर रहे हैं तो जेड को छोड़ के एक्स एंड वाई, ठीक है ना। बाकी ये तीनों चीज़ें आगे सॉरी उसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। और ये आपको इसको आई एक्स आई वाई और आई जेड की तरह लिखते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये सिंपल भी आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट क्या है, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, इसको भी छोड़ दो, ये भी सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास ये सिलेबस आपका, अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन, जिसका मैं कह रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन का बेसिक, तो बेसिक सारे के सारे कंप्लीट हो गया, बस इसके रह गए शॉर्टकट। तो शॉर्टकट आई थिंक 10 से 12 इंडेफिनेट के होंगे और 10 से 12 डेफिनेट के, इतने ही शॉर्टकट है, और उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से भी जो 4-5 शॉर्टकट हैं जो ज़्यादा ही आए हुए हैं, मीन्स कि आए वही हुए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैं करवाऊँगा। जो मैं कहूँगा आए हैं तो उस पर आपने ज़्यादा करनी है तैयारी, उसके आपको हो सकता है एमसीक्यू मिल जाए। वैसे आपको डिफरेंशिएशन के हो सकता है कि जो, हाँ, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन के आपको एमसीक्यू कम मिले होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि वो जो हमारे पास किया है हमने स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास उसके बाद 3D ज्योमेट्री की, उसमें सेम चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक, तो मैंने उसमें कंप्लीट करवा दी थी। फिर भी एक आधा होगा, मैं कोशिश करूँगा अलग से मिल जाए, अगर नहीं भी मिला तो इंटीग्रेशन के आपको ज़रूर अलग से एमसीक्यू मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास अब टॉपिक कोई रह जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक है, एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, वो भी नोट से आपको मिल जाएंगे, सीधे सीधे मैं ऐसे बोर्ड के भी नहीं करवा दूंगा। बाकी शॉर्टकट आपको बोर्ड पे मिलेंगे अभी, क्योंकि उसमें मैंने एग्जांपल भी कोशिश करनी है समझाने की, और वो बिना बोर्ड के समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो रट्टा लग जाएगा अगर मैं सीधा समझाने लगूँगा। तो मैं समझा के, ताकि आपको दिमाग में जाए कि कैसे शॉर्टकट बन रहे हैं, इसलिए मैंने बेसिक करवा दिया पहले। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी आपने, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर किसी ने भी ज्वाइन करना है, तो किसी ने 11th-12th की ट्यूशन क्लासेस लेनी हो, ज्वाइन करनी हो, तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हो, आपके रिलेटिव में हो या कोई फ्रेंड्स में हो, क्योंकि अभी आई थिंक कॉलेज स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो अगर चाहे लेट करो चाहे जल्दी करो, ठीक है ना, मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर बच्चे लेट करते हैं स्टार्ट की हो जाए तो पैसे तो उतने ही लगने होते हैं, तो पहले करेगा तो उसका बेसिक बन जाता है, क्योंकि कल को उसने भी कोई ना कोई आगे जाके कुछ ना कुछ लेना होगा, तो वो चीज़ें हो जाती है कि आगे जाके हमारी चीज़ें काम आती है अगर हम स्टार्टिंग से बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। अगर बाद में टाइम कम होता है तो फिर हम क्या होता है कि मैं तो उनको सेम चीज़ करवाऊंगा, क्योंकि मेरी तो वीडियो चल रही हैं, उनको मिल जाएंगी, लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी में करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अगर अभी से करोगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो अभी कॉलेज जैसे आपको पता है स्टार्ट हो जाने, आई थिंक 1 वीक हो सकता है, जब तक आपको वीडियो मिले तब तक हो ही गई हो स्टार्ट। तो बाकी अभी के लिए इतने, बाकी थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं, 1-2 टॉपिक रह गया, फिर बाकी हम करते हैं दोबारा से रिपीट स्टार्ट। और 1 मंथ आपको मैं कह रहा हूँ जैसे कि दूंगा मैं, 1 मंथ के बीच में आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर करने हैं, उसके बाद मैं आपकी कोई वीडियो नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो वैसे आपको प्रॉमिस किया था 45 डेज़ का, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में समझाते 2 से 2.5 मंथ तक चला गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपका पूरा साथ दिए साथ में, कि आपका अगर पैसे लिए हैं तो चलो, मैंने किसी के साथ मिसयूज़ नहीं करना उसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आप डाउट, तो मंथ के बीच बीच में आप जितने भी डाउट आप मुझे कर सकते हो सेंड, उसके बीच बीच में आपको पूरी की पूरी तैयारी कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरा बेस्ट दूँ और आपका टेस्ट हो सके क्लियर। बाकी फिर आप बाद में आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना कर पा रहे हो कि कितना नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बाकी अगर टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से भी आपको बाद में भी दे सकूँ, पर बाद में उसकी फिर मैं गारंटी नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो पहले मेरी गारंटी है कि 1 मंथ के बीच में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उसके बीच में आप प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है जल्दी से जल्दी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बेस्ट ऑफ लक।